नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा येस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 13 के भाग 5 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग छठे भाग वाले वीडियो को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कलिंग के चेदी वंश के बारे में देखा था, जिसमें कि खारवेल नरेश को अच्छे तरीके से समझा था और पढ़ा था। आप लोग अगर प्राचीन इतिहास के प्लेलिस्ट को जाकर के चेक जरूर कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। मैंने शुरू से इतिहास को पढ़ाया हुआ है, भारतीय इतिहास को आप लोग जरूर चेक कीजिए अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स मध्य एशिया से भारत का संपर्क, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से हिंद यवन, जिसे इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जानेंगे। शकों के बारे में जानेंगे, पहलव या पार्थियाई, कुषाण राजवंश, ये 4 राजवंश हैं। इन्हीं चारों के बारे में हम लोग जानेंगे। यह 4 वीडियो बनेगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बस यही समझाने का प्रयास करूंगा कि मध्य एशिया में भारत का संपर्क कैसे होता है, लेकिन अगले एक एक वीडियो में मैंने हिंद यवन को समाप्त करूंगा, उसके बाद शकों को समाप्त करूंगा, उसके बाद पहलव या पार्थियाई को समाप्त करूंगा और अंत में कुषाण राजवंश को समाप्त करूंगा। और उसके बाद हम लोग गुप्त वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ चीज़ों को समझ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह जो पीला कलर में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है। यहाँ कलिंग उनके क्षेत्र में अधीन में नहीं था। सम्राट अशोक मिला लिए थे, वो बाद में मिलाए थे, यह अलग बात है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कलिंग स्वतंत्र राज्य था। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनका फैलाव फ्रेंड्स पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। मध्य एशिया तक उनका फैलाव था, जिसमें देखा जाए तो एक तरीके से आज का अफगानिस्तान, उसके नीचे ईरान यानी पूर्वी ईरान का भी हिस्सा भी इनके साम्राज्य में पड़ता था। इस मैप को देखिए, यह जो हरा कलर में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यह इंडो ग्रीक किंगडम है। इंडो ग्रीक किंगडम किन्हें कहा जा रहा है, इसे समझ लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे होता है। फ्रेंड्स, इस मैप को आप लोग देख लीजिए। यह तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, इसमें भी देख सकते हैं। इसी से समझिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर आप सभी को पता है कि आया था भारत पर आक्रमण करने, लेकिन वह आक्रमण नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका सेनापति था जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा था, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उस युद्ध के बाद हार गया सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से, और वह अपनी पुत्री हेलेना से विवाह कर दिया। हेलेना, ये ध्यान रखिएगा, किनका विवाह? तो हेलेना से विवाह कर दिया। किनका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना से विवाह होता है। और कुछ क्षेत्र दहेज में जो सेल्यूकस था वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, जिसमें कि 4 क्षेत्र प्रमुख हैं। काबुल है, जो आज का अफगानिस्तान में पड़ता है, काबुल। उसके बाद कंधार है, काबुल, कंधार। और ईरान का जो तट है वहां पर मकरान पड़ता है, मकरान। और इसके अलावा हेरात। 4 क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है। किनके द्वारा? तो आपको सेल्यूकस के द्वारा दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में। तो ये सारी चीजें मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत तो लेते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों पर उन इंडो ग्रीक को शासन करने देते हैं। मैत्री संबंध इनका रहता है, क्योंकि शादी कर लिए तो उनको भी शासन करने देते हैं, यानी दोनों मिलकर शासन करते हैं उस एरिया में। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, यह मित्रता लगभग 100 वर्षों तक चलती है, 1 सदी तक, 305 से लेकर के 206 ईसा पूर्व तक। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है फ्रेंड्स, तो इनके उत्तराधिकारी जो होते हैं वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसका फायदा उठाकर क्या होता है कि ये लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। जो इंडो ग्रीक थे, जो मतलब सेल्यूकस के जो उत्तराधिकारी हैं, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और इस एरिया में आक्रमण करने लगते हैं। देख लीजिए, ये रेड कलर में उज्जैन तक आए हुए हैं, इसके अलावा मथुरा तक आए हुए हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके, तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें आगे बढ़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्षेत्र से आक्रमण होते हैं मध्य एशिया से, जिसमें कि केवल हिंद यवन नहीं आते हैं, शक भी आते हैं, पहलव या पार्थियाई भी आते हैं, कुषाण भी आते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं, ये अगले एक एक वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 4 वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, और 4 वीडियो में हमारा समाप्त होगा वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी देना था आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।